गुजरात में एक इलेक्शन देखा, वहां हालांकि वहां आम आदमी पार्टी अगर अगर नहीं भी लड़ती तो कोई कांग्रेस की मेजॉरिटी आ जाती है, ऐसा कहना और सोचना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के तीनों के लड़ने से बीजेपी का फायदा हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये तय है, मैं जैसा प्रोफेसर रमेश दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब की तरफ से एक बार भी कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है जहां पे वो हो कि वो इस एकता के साथ है या वो अपना इक्वल डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस से, और वो कांग्रेस का जो स्पेस है उसके ऊपर वो हरदम चाह रहे हैं कि उसको किसी तरह से वो स्पेस उनको मिल जाए। पहली चीज तो ये। दूसरा ये मुझे बताइए कि गुजरात के ऊपर एक बार बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी वहां पदयात्रा में नहीं गए और इलेक्शन के समय एक ही बार या कहां एक कोई मीटिंग किया, 2 मीटिंग की है। इन सब चीजों का कोई बाने है? क्योंकि 26 में 26 सीटें लगातार 2 इलेक्शन से बीजेपी को मिल रही हैं। 2024 में आपको लगता है कि कोई चेंज होने की गुंजाइश है, या कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए कि वहां ठीक है, जैसा जितने जो लोकल लेवल पे जो भी लड़ ले? एज ए स्ट्रेटेजी हम पूछ रहे हैं आपसे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी देखिए, जैसे गुजरात की बात से हम शुरू करें तो आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 महीने में वो शुरू हो जाएगी, उसकी कवायद और सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो अब जहां तक बात है कांग्रेस की, तो डेफिनेटली ये बात है कि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से वो उनके जो वोट शेयरिंग है उसमें डेंट जरूर हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हालांकि जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस कभी उसमें सफल नहीं हो पाई है। पिछले 2 चुनाव से सारी सीटें है वो बिल्कुल कंप्लीटली बीजेपी को 26 की 26 सीटें जा रही है। पर इसका एक कारण एक बहुत स्पष्ट है, जो गुजरात में मैं बिल्कुल सामने देखता हूँ या धरातल पे देखता हूँ उस तरीके से, कि यहाँ का जो संगठन है, यहाँ का जो नेतृत्व है, वहां कांग्रेस को बहुत बड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। बहुत ही बड़ा, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो 20-25 साल से जमे हुए नेता है, सेकंड जनरेशन को जो आगे ही नहीं आने दे रहे, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल लाने की संभावना है और ये होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे वापस वही सेम रिजल्ट होगा जो हमेशा होता आया है, क्योंकि इतना ज्यादा फेरबदल जब करेगी कांग्रेस तभी जाकर उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फायदा दिखेगा। अदरवाइज ये दिक्कत ये भी हो रही है, जो हमेशा से आरोप लगते हैं कि कांग्रेस हमेशा एंड होते, मतलब कोई भी इलेक्शन के एंड में स्लो हो जाती है, या फिर कई नेता ऐसे होते हैं जो बीजेपी के संपर्क में होते हैं, और कई नेता ऐसे भी होते हैं जो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये यहाँ का एक विडंबना हम कह ले या जो भी कह ले। कल ही की एक डिबेट थी यहाँ की गुजराती चैनल में, वहां पर भी हम बहुत बड़े मुद्दे पर बात करें जो आजकल गुजरात में चल रहा है। एक दारूबंदी का मुद्दा तो बरसों से लीकर का, पर फिर भी रोज दारू पकड़ी जाती है, और कल किसी बुटलेगर ने फायरिंग कर दी पुलिस पे, तो उसके ऊपर भी काफी सारी बात हो रही थी। पर जहां तक बात ये होती है, फिर भी ज्यादा आवाज उठा नहीं पाते, या कांग्रेस भी नहीं उठा पाती है एज ए विपक्ष। उसका कारण है कि इस बार 156 सीटें मिली है बीजेपी को। तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है माहौल, चाहे मीडिया की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को ये अपने आप को रिवाइव करने के लिए पूरी जो कवायद करनी होगी वो ये है कि पूरा रिशफल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो उनको इच्छित रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन के तरीके से मैं देख रहा हूँ, जिसमें राहुल गांधी जी की जो इमेज है, उनका जो अनुभव है, उन्होंने भी बहुत सारा अनुभव लिए होंगे, ये मैं बिल्कुल मानकर चलता हूँ। क्योंकि जब कोई भी नेता 3500 किलोमीटर पदयात्रा करता है, अलग अलग तमाम प्रकार के धर्मों के विभिन्न लोगों को मिलते हैं, साथ साथ में गरीब अमीर चाहे कोई भी वर्ग के हो, या फिर चाहे स्पोर्ट्समैन हो या बिजनेसमैन हो या रेवोल्यूशनरी लोग हो, या किसी समाज के बड़े लीडर हो, या बहुत बड़े पत्रकार हो, या यूट्यूबर्स के भी जो पत्रकार है, कुछ उन्होंने बीच में मीटिंग रखी थी यंग कुछ क्राउड के साथ, ऐसे कई सारे लोगों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ। तो मेरे ख्याल से इस बात का उनको बहुत बड़ा अनुभव जरूर और सीख मिली होगी कि असली में हिंदुस्तान को साथ में जोड़कर लेकर चलने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये रणनीति आने वाले समय में जरूर दिखेगी कहीं ना कहीं। बशर्ते मैं इतना जरूर मानता हूं कि उनके वहां पर भी सेंट्रल लेवल में भी जो नेता है, वो नेता बिल्कुल पुरानी ही एक तरफा जो उनकी सोच होती है, या एक ही ढब पे वो चलने वाले होते, वो ना करे और कुछ नया रेवोल्यूशनरी करे, तो मेरे ख्याल से जरूर एक कुछ ना कुछ बड़ा मिरेकल हो सकता है। दूसरी बात मुझे ये लग रही है। तीसरी एक बात बहुत बड़ी लग रही है कि खड़गे साहब ने जो चिट्ठी लिखी, उसमें दीक्षित साहब ने जो बताया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्हें चिट्ठी हर एक को लिख देनी चाहिए। उससे एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि कौन आने के लिए तैयार है, कौन नहीं है, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आने के लिए तैयार नहीं होगा वो भी अपने पासे खोलेगा, और उस तरीके से कांग्रेस को भी थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सही में ये लोग हमें ओपनली मना कर रहे हैं या ओपनली हमारे साथ आ रहे हैं।
अब आने के बाद वो फिर उनका कितना साथ देते हैं नहीं देते वो आगे की बात है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद है वो बिना कांग्रेस के नहीं हो सकती है, मैं बिल्कुल मानकर चल रहा हूँ। और आज की तारीख में राहुल गांधी जी ने जो इमेज बनाई है, तो मैं नहीं समझता कि चाहे ये नीतीश जी हो या अखिलेश जी हो या तेजस्वी जी हो या फिर केसीआर हो या कोई भी नेता, उनके बराबर की इमेज आज की तारीख में किसी की नहीं है। तो मेरे ख्याल से सीधी चुनौती बिल्कुल जरूर स्पष्ट है कि वो मोदी जी को डेफिनेटली दे रहे हैं, और राहुल जी की इमेज इसी तरीके से बिल्कुल निर्विवाद। और बहुत बड़ी बात ये मैंने देखी 3500 किलोमीटर की यात्रा में कि केरला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचने में आई यात्रा, आज तक कहीं ना कोई ट्रैफिक का इश्यू, ना कोई एम्बुलेंस का इश्यू, ना और कोई भगदड़, ना और कोई प्रॉब्लम, कुछ भी एक पॉइंट ट्रेजिक पॉइंट नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती थी जो उन्होंने सक्सेसफुली पूरी की है, एक मैच्योरिटी के साथ पूरे संगठन ने साथ निभाया। और जहां तक बात है कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास संगठन सोया हुआ है या संगठन नहीं है, तो इस बार मेरे ख्याल से ये दावे भी लोगों के खारिज हो गए होंगे जो इस तरीके की बातें करते होंगे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन हर जगह जागा हुआ है और हर एक जगह अपने स्टेट में भी छोटी लेवल पे भारत जोड़ो यात्रा या संगठन यात्रा या जनसंपर्क यात्रा शुरू कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि ये तीनों चीज को अगर मिलाकर देखे तो सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे भारतवर्ष में आने वाले समय के जो इलेक्शन है 2023 के और लोकसभा इलेक्शन, उसमें कांग्रेस के लिए रिवाइव करने का और कुछ मिरेकल करने का बहुत बड़ा चांस है ये यात्रा के बेस पर, इतना मैं जरूर मानता हूँ। जी मैं जिगर साहब एक बहुत संक्षेप में एक आंसर चाहूंगा। मेरी किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर की मैं बात कर रहा हूं, कहीं बात उनका कहना यह था कि गुजरात में तो कांग्रेस से हारती है। वो कहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस मन बना ले, केवल लीडर जो आप बात कह रहे हैं उसका कहना है कि जो सीनियर लीडरशिप है सबके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके व्यवसायिक इंटरेस्ट हैं और वो बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से वो शायद हेड ऑन उस चीज को नहीं ले पा रहे हैं। आज की तारीख में पूरा लीडरशिप चेंज कर दीजिए और वो आज भी कहते हैं कि आज भी कांग्रेस एक सक्षम ऑल्टरनेटिव है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। हर एक के कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से जरूर जुड़े हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कल या परसों ही मैं कांग्रेस के जो सेकंड कैडर के एक लीडर है, यहाँ के एक युवा प्रमुख है, उनसे मैं बात कर रहा था, एक जोन के है, तो उनसे यही चर्चा हो रही थी मेरी इसी बारे में। और ही वो सेइंग के अगर ये पूरा मामला संभालने का मौका मिलता तो एटलीस्ट हम ये 70 पे नहीं सिमट जाते। उनके एक ही वाक्य ने पूरी चीज बता दी, क्योंकि वो भी अंदर से नाराज थे, वो साफ साफ दिख रहा था। और कुछ नाम भी उन्होंने बोले, कुछ बात भी उन्होंने बताई जो रिवील नहीं कर सकते हम ओपनली यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सेकंड जनरेशन या जो सेकंड कैडर के नेता है, जो 35 से लेकर 50-55 की एज में जो नेता है, उनको अगर चांस मिले तो सही डेफिनेटली कांग्रेस ये रिवाइव कर सकती, क्योंकि उनके इतने व्यावसायिक तार भी कहीं नहीं जुड़े हैं, ना उनको कोई और लाभ मिला है, ना पोस्ट का, ना और कोई। इस वजह से वो कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। अब ये कांग्रेस को, सीनियर लीडर्स को या एआईसीसी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा रिवाइव करेंगे इस चीज को, यहाँ के पूरे संगठन को, तो एक स्पार्क जरूर मिलेगा कांग्रेस को, ये पक्की बात है। जी मैं एक दर्शकों के मैं जिगर साहब आपके पास आ रहा हूं और आपसे इस पे रिएक्शन भी चाहूंगा, लेकिन एक क्विक आपको बता दूं, जो पहली 8, 9, 10 पार्टीज हैं देश में सीट की दृष्टि से, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 303, उसके बाद दूसरी नंबर की पार्टी कांग्रेस, तीसरे नंबर की पार्टी डीएमके 23 सीट जो कांग्रेस के साथ है, चौथे नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 22 सीट बीजेपी के साथ नहीं है, एंटी बीजेपी है। अगर जरूरत पड़ी तो आज की तारीख में लगता है कि कांग्रेस के साथ जाएगी, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। दूसरी चौथी पार्टी 4 ही नंबर पे है वाईएसआर, 22 सीटें, आज की तारीख में दोनों के साथ अलाइन नहीं है। 5वें नंबर की पार्टी शिवसेना, 18 सीटें, बीजेपी के साथ थी, आज उसका एक टूटा हुआ पक्ष उद्धव ठाकरे का इधर रह गया है। अब वो कौन सा असली है, लेकिन शिवसेना आज जो कंप्लीट शिवसेना थी वो उनके बाद से हट गई है। 6ठे नंबर पे जनता दल यू, एनडीए का पार्ट 2019 में, उनको छोड़ के आज इधर खड़ा हुआ है। 7वें नंबर पे बीजू जनता दल, किसी के साथ अलाइन नहीं है। 8वें नंबर पे बीएसपी, और बीएसपी पे ही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। 8वें नंबर की पार्टी 10 सीटों के साथ बीएसपी, देश की वोट की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी पार्टी, जिसको 2.25 करोड़ वोट मिले थे, 2 करोड़ 24 लाख वोट 2,19 के चुनाव में मिले थे। आज लेकिन जब बात होती है प्रधानमंत्री बनने की, इस राज्य की, इनको बुलाया उनको नहीं बुलाया, उनके सामने केजरीवाल साहब को केवल 27 लाख वोट मिले थे, एक सीट आई थी, 27 लाख वोट, 2 करोड़ 24 लाख वोट। तो आपको कभी कभी नहीं लगता है कि ये परसेप्शन भी है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट, ये कुछ, क्योंकि आप ग्राउंड पे अगर देख रहे हैं तो बीएसपी के पास 2 करोड़ 24 लाख वोट थे,
उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। 10 सीटें थी। और एक चीज और मैं बता दूं, एक परसेप्शन यह है कि बीजेपी के दबाव में बीएसपी जो है वो नॉन अलाइंड रहती है। हो सकता है कुछ सच्चाई हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 10 में से 7 एमपी बीजेपी के मुस्लिम हैं। तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि 27 लाख के साथ अब केजरीवाल साहब चैलेंज कर रहे हैं, 2.25 करोड़ वोट के साथ कोई उनको सुनने वाला नहीं है मायावती जी को। थोड़ा ये क्यों होता है? चुनाव की ही बात कर रहे हैं, क्यों होता है जिगर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है और ये एक्चुअली जो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया जो पूरा मीडिया मैनेजमेंट है, तो ये मीडिया मैनेजमेंट जिस तरीके से हो रहा है बिल्कुल सेम ये आम आदमी पार्टी का भी हो रहा है और साथ में मैंने बीच में जी न्यूज़ पे एक डिबेट देखा था, मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले की बात होगी। वहां पे कांग्रेस के एक नेता वही बोल रहे थे कि आप ओवैसी जी की जो पार्टी है उसका सिर्फ एक है शायद एमपी, वो खुद ही है और उसके अलावा भी उनको जो स्पेस मिलता है वो शायद कभी-कभी कांग्रेस को भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त मीडिया मैनेजमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपने टोटल जितनी पार्टियां गिनाई, पहली पार्टी बीजेपी को छोड़ के बाकी के सब, उसमें बीजू जनता दल जो एक है, जो अभी उनके साथ कहीं भी अलायंस में नहीं है और एक वाईएसआर की पार्टी है जो वो कहीं पे अलायंस में नहीं है। बाकी सारी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, चाहे पहले हो या अभी आज की तारीख में हो। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है कांग्रेस के लिए कि अगर ये इन सबको एक साथ साझा कर सकते, एक मंच पर लेकर आ सकते। इनमें दिक्कत क्या होती है, जो मैं हमेशा देखता हूँ, एक तो संगठन के इश्यूज तो मेरे ख्याल से इतने नहीं है जब आपका कोई भी नेता लार्जर देन लाइफ वाली जो इमेज पैदा कर देता है, जो आज की तारीख में राहुल जी करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। और जो मोदी जी की जो इमेज है उसके सामने बिल्कुल चुनौती दे सके उस वाली इमेज के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। और इसमें दिक्कत एक ये हमेशा आती है कि हर एक पार्टी के जो भी अध्यक्ष है, जो बड़े नेता है, उनको एक ये हमेशा माइंड में रहता है कि शायद मुझे भी चांस मिल जाए। जैसे वो कहीं ना कहीं ये सपना होता है, जैसे आई के गुजराल जी के हाथ में अचानक कुर्सी आ गई थी, देवेगौड़ा जी के हाथ में आ गई थी, तो ये सबके माइंड में रहता है कि चलो मेरा भी नंबर लग जाएगा, भले 2 महीने 4 महीने या 6 महीने एक पोस्ट मिल जाएगी तो हमेशा का एक तमगा लग जाएगा कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बना हुआ और भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो ये जो चक्कर है वो हमेशा सारी पार्टियों को अलग थलग रखता है और उसी चक्कर में सब साथ नहीं आ पाते। तो मेरे ख्याल से नॉन बीजेपी की विचारधारा वाली सारी पार्टी अगर ट्राई करे, आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद की जो पोस्ट की एक लालच है या जो महत्वाकांक्षा है उसको साइड में रख के एक बार पहले ये सोचे कि अगर हम साथ रहेंगे तो कहीं कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए वोट कटवा भी नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज हो सकती है। और रही बात जो बीएसपी की आपने की, वो बिल्कुल सही है, उनके पास इतने जबरदस्त मात्रा में वोट्स आते हैं, फिर भी वो इतना अपने वोट्स को या अपने वोटर्स के लिए कुछ इतना ज्यादा नहीं कर पाते। अब ड्यू टू क्या रीजन है उनका, वो अंदर वो ही जाने, पर वो हमेशा थोड़े साइलेंट रहते हैं। ये बात हमेशा हमने देखी हर एक इलेक्शन में, इतने वोट पाने के बावजूद। तो पर मेरे ख्याल से ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें मुझे एक चीज एक और भी लग रही है कि कुछ पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी है वो शायद अभी कांग्रेस से और राहुल गांधी जी की इमेज से इस तरीके से भी डर रही है कि अब शायद धीरे धीरे आने वाले समय में अगर कांग्रेस का जो लोकल लेवल का संगठन है अलग अलग राज्यों का, वो प्रयत्न करे तो जो पार्टियों के पास दलितों के वोट, आदिवासी वोट और मुस्लिम वोट जाते हैं वो शायद कांग्रेस के खेमे में आना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के अगर वहां के संगठन को अगर ये मेहनत वो करना शुरू करे, क्योंकि जो जो यही सारे वोट्स है जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां लेके बैठी है, चाहे दलित के वोट्स हो या आदिवासी वोट्स हो या माइनॉरिटीज वोट्स हो, अब ये वोट्स का कुछ प्रतिशत कांग्रेस की तरफ आना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद डर के मारे भी हो या अपना वोट बैंक बचाने के लिए भी हो, क्षेत्रीय पार्टियां जरूर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ जुड़ना नहीं चाहेगी, वरना उनका वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे शिवसेना के साथ हुआ कि वो कांग्रेस के साथ महाअघाड़ी सरकार में गए तो लोगों ने एक तमगा लगा दिया कि आप हिंदुत्व की विचारधारा से ही हट गए तो हम आपको पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज की वजह से भी लोग कांग्रेस की तरफ आएंगे। और दीक्षित साहब ने जो बात की उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत जबरदस्त बात है वो कि राहुल गांधी जी अब इस लेवल पे अपनी इमेज बना चुके, अब उनका सीधा आगे का लक्ष्य इंदिरा गांधी जैसी इमेज बनाने का और वो कार्य करने का होना चाहिए। अगर ये हो गया तो मुझे नहीं लगता कि 2023-24 में उनको इतनी ज्यादा परेशानी आएगी, कि वो बहुत सक्षम तरीके से सामने रख पाएंगे और लोगों का साथ उन्हें जरूर मिलेगा। ये साफ है, बिल्कुल सर। जी सर। जी।